देखो भाई, हाल ही में संपन्न हुए क्या लोकसभा चुनाव 2024, जिनका रिजल्ट बस आने ही वाला है। कब आना है? 4 जून को। ठीक है। तो ये जो चुनाव थे, ये कौन से थे? ये 18वीं लोकसभा के चुनाव थे। ठीक है। तो देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव सफलता से संपन्न कराए। कितने चरणों में हुए थे? 7 चरणों में हुए थे। तो 7 चरणों में हुए इन चुनावों में करीब 96.8 करोड़ मतदाताओं में अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है। मतलब ऑल ओवर अगर इंडिया देखें तो हमारे यहाँ चुनाव में वोट कौन डालते हैं? 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 96.8 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन चुनावों में अपने मतों का प्रयोग किया। इन चुनाव परिणामों की घोषणा 4 जून को होगी। ठीक है। ऑब्वियसली हर कोई वेट कर रहा है काय का? 4 जून का। ठीक है। 400 पार, अब देखो क्या होता है। ठीक है। तो कहना चाहिए ये कुछ मेन फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन से? ये जो लोकसभा चुनाव थे वो कौन से थे? 18वीं लोकसभा के चुनाव थे। ठीक है। कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरणों में हुए हैं। 96.8 करोड़ मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है। अब क्योंकि चुनाव जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इन चुनावों को संपन्न कराया जाता है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 83(2), भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14। याद रखना, संवैधानिक प्रावधान दिया है 83(2) में, और एक कानून है, वो कौन सा है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि पिछली लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के पहले पहले नई लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। ठीक है। तो चुनाव आयोग को वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल खत्म होने के पहले लोकसभा चुनाव संपन्न कराने का अधिकार देता है। तो ये अधिकार किसका है बेटा? चुनाव आयोग का। और क्या अधिकार है? कि वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले पहले आगामी लोकसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाए। कौन सा अनुच्छेद? 83(2). और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत ये अधिकार दिया गया है किसे? चुनाव आयोग को, कि पिछली लोकसभा का चुनाव, मतलब पिछली लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले आगामी लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए जाए। ठीक है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा संचालित है? 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने जा रहा है। ठीक है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। 16 जून के पहले पहले नई लोकसभा के जो भी सांसद या मंत्रीगण हैं वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो लोकसभा संचालित है वो है 17वीं लोकसभा, और 17वीं लोकसभा का जो टेन्योर है वो एंड होगा कब? 16 जून वर्ष 2024 को। वहीं इस बार इन लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न किए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है। तो लोकसभा चुनाव तो हुए ही है, साथ साथ इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न किए गए हैं। ठीक है। विधानसभा चुनाव करवाए चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए गए। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में ये जो लोकसभा चुनाव है ये 4 चरणों में संपन्न हुए। अब वो 4 चरण कौन कौन से हैं? तो बेटा इस इमेज में ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करें प्रथम चरण की। ठीक है। तो प्रथम चरण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में संपन्न हुआ। ठीक है। बहुत ध्यान से समझते चलना। पहले चरण में 6 सीट के लिए मतदान हुआ और कुल 67.75% वोटिंग हुई। जो प्रथम चरण हुआ था वो कब हुआ था बेटा? 19 अप्रैल 2024 को। ठीक है। 67.75% टोटल वोटिंग हुई थी प्रथम चरण में,
और कहां कहां पर संपन्न हुआ था बेटा? तो 6 सीटों के लिए प्रथम चरण संपन्न हुआ, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, अर्थात मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में ये प्रथम चरण संपन्न हुआ था। टोटल लोकसभा चुनावों में 7 चरण थे, लेकिन मध्य प्रदेश में 4 चरणों में ये चुनाव हुआ था। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण संपन्न हुआ 26 अप्रैल 2024 को। ठीक है, दूसरे चरण में भी कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 6 सीटों के लिए। और इन 6 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें कुल मतदान कितना हुआ? 58.59% की वोटिंग यहां पर देखने को मिली। तो दूसरे चरण में वोटिंग कम हुई। ठीक है, अगर दूसरे चरण को देखो आप, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड वाला जो इलाका है वहां पर ये चुनाव हुए थे। ठीक है, बुंदेलखंड और रीवा वाले जो इलाके हैं वहां पर ये चुनाव हुए थे। और कौन कौन सी सीट थी बेटा? तो टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और नर्मदापुरम, इन इलाकों में चुनाव हुए थे। ठीक है, तीसरे चरण में हमारे क्षेत्र में हुआ था। तीसरा चरण था 7 मई 2024 को। ठीक है, और यहां पर 9 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ और रिकॉर्ड 66.75% वोटिंग हुई। ठीक है, फिर भी कम है वोटिंग प्रतिशत। लोकसभा सीटें कहां की थी? बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। ठीक है, इन 9 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ कब? 7 मई 2024 को। ठीक है, फिर चतुर्थ चरण ये देखने को मिला हमें 13 मई 2024 को। चतुर्थ चरण में 8 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ और सबसे ज्यादा वोटिंग जो है चतुर्थ चरण में ही हुई है और ये वोटिंग थी 72.05%। ठीक है, कितनी सीटें हैं बेटा? 8 सीट। कौन कौन से? देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा क्षेत्र। ठीक है, तो टोटल लोकसभा चुनाव 2024 जो कि 18वीं लोकसभा का था वो 7 चरणों में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 है। इन 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव हुआ। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सर्वाधिक मतदान 79.83% छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का रहा। ठीक है, तो जितना भी पूरे मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट कौन से जिले का रहा है? छिंदवाड़ा। और कितना रहा है बेटा? 79.83%। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में न्यूनतम मतदान 49.43% रीवा लोकसभा क्षेत्र में हुआ। सबसे अधिक कहां हुआ? छिंदवाड़ा। और सबसे कम कहां हुआ? रीवा में। ठीक है, सबसे कम मतदान रीवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली देवतालाब सीट पर 45.61% रहा। अगर हम सीट की बात करें तो सीट कौन सी हो गई? देवतालाब सीट। और अगर पूरे के पूरे जिले की बात करें सबसे कम मतदान कहां का हुआ? तो वो भी रीवा का हुआ। और अगर एक सीट का पूछा जाए कि सबसे कम मतदान किस सीट पर हुआ, तो वो भी कहां पर हुआ है बेटा? रीवा पर। रीवा की देवतालाब लोकसभा सीट पर। और कितना है? 45.61%। और पूरे के पूरे रीवा जिले का यदि हम देखें तो वो है 49.43%। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल मतदान 66.87% रहा। अगर पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज है ओवरऑल, तो वो कितना रहा है? 66.87% रहा, जिसमें पुरुषों ने 69.37% मतदान किया और महिलाओं ने 64.24% मतदान किया। तो पुरुषों का वोटिंग परसेंट 69.37 और महिलाओं का 64.24 है। ठीक है, इस ग्राफिक से देखते हैं पूरे अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल लोकसभा सीटें 543 है जो निर्वाचन वाली हैं। ठीक है, निर्वाचित वाली। ठीक है, और आरक्षित सीटें अगर हम देखें तो टोटल सीटें हो रही हैं बेटा 131। 543 में से 131 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, जिसमें से अनुसूचित जाति
के लिए आरक्षित सीटें हैं बेटा 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं बेटा 47। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 47। ठीक है, तो 543 में से टोटल आरक्षित सीटें हो गई 131, अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए 47। ठीक है, अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेटा टोटल लोकसभा सीटें कितनी हो रही हैं? 29 में से जो 10 सीटें हैं बेटा वो आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6। अब ये जो 4 सीटें आरक्षित हैं ये कहां कहां की हैं? तो बेटा देवास, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड। कौन कौन सी हो गई? देवास, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड। ये 4 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए बेटा 6 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी हो गई? बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार और रतलाम। कौन कौन सी? बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार और रतलाम। क्लियर है? तो 29 सीटें पूरे मध्य प्रदेश में है, 10 आरक्षित हैं, जिसमें से 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए। और कहां कहां आरक्षित हैं तो ये आप लोगों को बेटा याद रखना है। ठीक है, अब ये तो कहना चाहिए अभी जो अपन लोगों ने आंकड़े पढ़े हैं ये लोकसभा चुनाव 2024 जो 18वीं लोकसभा के हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, 4 जून के बाद और हमको इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन कितने प्रतिशत से जीता, कितने मतांतरों से जीता है, ये तमाम सारी चीजें, लेकिन अभी जो है इतने फैक्ट्स आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। ठीक है, जो अभी कुछ ही समय पहले संपन्न हुए। ठीक है, विधानसभा चुनाव 2023। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन निर्वाचित हुए? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, और इसके पहले शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में ये किस पद पर थे? शिक्षा मंत्री के पद पर थे। शिक्षा मंत्री के उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ऐसे जितने भी विभाग हैं जिनका कोई भी मंत्री नियुक्त नहीं है उन सारे विभागों का प्रभार भी किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। लेकिन अलग से मुख्यमंत्री ने बहुत सारे विभागों को अपने पास रखा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ डॉक्टर मोहन यादव कुछ विशेष विभागों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। कौन कौन से विभाग हो गए बेटा? सामान्य प्रशासन विभाग, उसके बाद गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री भी किसी के पास नहीं है अभी। होम मिनिस्टर भी कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। फिर जेल विभाग भी किसके पास है? डॉक्टर मोहन यादव के पास। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग। ठीक है, जनसंपर्क विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, विमानन विभाग, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो अन्य मंत्रियों को नहीं सौंपे गए। लेकिन महत्वपूर्ण विभाग भी अभी कहना चाहिए मंत्रियों को नहीं सौंपे गए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखे हुए हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जेल विभाग। ये सारे जो हैं कहना चाहिए बहुत ही एसेंशियल विभाग माने जाते हैं मिनिस्ट्री के। ठीक है, अगर हम काउंटिंग करें तो सबसे पहला हो गया बेटा सामान्य प्रशासन, दूसरा गृह विभाग, तीसरा जेल, चौथा औद्योगिक नीति, पांचवा निवेश प्रोत्साहन, छठवां जनसंपर्क, सातवां नर्मदा घाटी, आठवां विमानन, नौवां खनिज संसाधन, 10वां लोक सेवा प्रबंधन और 11वां प्रवासी भारतीय। ठीक है, कौन सा? औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन। ठीक है, तो टोटल 10 विभाग ऐसे हो गए जो मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं, और उसके अलावा भी ऐसे विभाग जो अभी तक किसी भी मंत्री को अलॉट नहीं हुए, वो किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव का जन्म उज्जैन में 25 मार्च वर्ष 1965 को हुआ। ठीक है,
मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उज्जैन दक्षिण से ये विधायक हैं। उन्हें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 13 दिसंबर 2023 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव कार्यकाल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के 33वें और व्यक्ति के तौर पर प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। कार्यकाल के तौर पर अगर देखा जाए हर एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल, तो ये प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं, और अगर व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। टोटल कितने विभाग ये अपने हाथों में लिए हुए हैं? 10 विभाग अपने हाथों में लिए हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, कौन सी सीट से विधायक हैं? उज्जैन दक्षिण से। किसने शपथ दिलाई? मंगू भाई पटेल, जो हमारे यहाँ के महामहिम राज्यपाल हैं। उन्होंने 13 दिसंबर वर्ष 2023 को इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त कहना चाहिए मध्य प्रदेश के कार्यकाल के अनुसार ये 33वें मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मोहन यादव के अतिरिक्त, मोहन यादव तो मुख्यमंत्री हैं, उनके अतिरिक्त 2 उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में इस बार बनाए गए हैं। श्री जगदीश देवड़ा, ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इनके पास वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग। कौन कौन से हैं बेटा? वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग। ठीक है, ये विभाग किसके पास है? जगदीश देवड़ा। अगर आप लोग थोड़ा सा हिंट समझो तो पैसों से रिलेटेड, कर आदि से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, ठीक है, वो सब किसके पास है? जगदीश देवड़ा, जिसमें आ जाता है वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय। ठीक है। जगदीश देवड़ा का जन्म 1 जुलाई वर्ष 1957 को रामपुरा नीमच जिले में हुआ था। ठीक है, कहां पर बेटा? नीमच जिले के रामपुरा में। आप मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सीट से विधायक हैं। जैसे अपन ने पढ़ा ना, श्री मोहन यादव कहां से हैं? उज्जैन दक्षिण से। वैसे ही श्री जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सीट से विधायक हैं। उन्हें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 13 दिसंबर 2023 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अच्छा, एक चीज पर और गौर करना कि मुख्यमंत्री का पद जहां पर एक संवैधानिक पद है, तो वहीं पर उप मुख्यमंत्री का पद एक गैर संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में उप मुख्यमंत्री की कोई विवेचना नहीं की गई है। ठीक है, वो तो सिर्फ एक नाम है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जबकि अगर हम बात करें बेटा उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री जैसा कोई भी पद संवैधानिक नहीं है। क्लियर है? दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ला। इनके पास जो विभाग है वो है बेटा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा। अगर आप 2 मिनट सोचकर देखो तो वित्त से रिलेटेड जो विभाग है वो है श्री जगदीश देवड़ा के पास, और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो विभाग है वो है श्री राजेंद्र शुक्ला के पास। ठीक है, 2 उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ। राजेंद्र शुक्ला का जन्म रीवा में 1964 में हुआ था। ठीक है, आप रीवा सीट से विधायक हैं। इन्हें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 13 दिसंबर 2023 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री जी हमारे कौन? डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से। ठीक है। दूसरे पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कहां से? मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से। और तीसरे राजेंद्र शुक्ला कहां से? रीवा सीट से विधायक है। ठीक है। जहां वित्त से रिलेटेड समस्त विभाग किसके पास है? जगदीश देवड़ा के पास, तो वहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड विभाग राजेंद्र शुक्ला के पास में है। ठीक है। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है आर्टिकल 164 के तहत, तो वहीं उप मुख्यमंत्री का पद
गैर संवैधानिक पद हैं। क्लियर है? अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है बेटा कि जब पुरानी वाली विधानसभा या पुराने वाले विधायकों का टेन्योर कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है, और नए विधायक अभी अभी आए हैं, तो उनको शपथ ग्रहण कराने का काम होता है किसका? प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, तो इस बार की विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव जी को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली से 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, जिन्हें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 14 दिसंबर 2023 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। क्लियर है? तो ये तो गोपाल भार्गव का क्वेश्चन तो आप लोग सही कर ही आओगे। ठीक है, फिर नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के 19वें अध्यक्ष। ठीक है, और ये तो ऐसे थे कि इन्होंने कहना चाहिए विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र का पद जो है वो त्यागा था। ठीक है, और अभी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 19 जून 1957 को ग्वालियर में हुआ था। आप मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। याद रखना, मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से विधायक हैं, और आप पूर्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी रहे थे। ठीक है, कौन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अब उमंग सिंघार, ये नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्ष के नेता कहलाएंगे वर्तमान विधानसभा के। कौन? श्री उमंग सिंघार। ठीक है, उमंग सिंघार का जन्म 23 जनवरी 1974 को धार में हुआ। ठीक है, तो कहां से रिलेटेड है बेटा? ये धार से। आप धार जिले की गंधवानी सीट से विधायक हैं। धार जिले की कौन सी बेटा? गंधवानी सीट से विधायक है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में 18 दिसंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया। ठीक है, ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। मतलब सदन की कुल सीटों के 10वां हिस्सा उस दल को प्राप्त हुआ हो, उस दल का नेता जो है वो बन जाता है क्या? नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन? श्री उमंग सिंघार। कहां से हैं बेटा विधायक? धार जिले की गंधवानी सीट से। ठीक है, अब टोटल 18 कैबिनेट मंत्री हैं अभी वर्तमान में किसके? मध्य प्रदेश सरकार में, या हम बोल सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में। देखो 10 विभाग तो डायरेक्टली किसके पास है? डॉक्टर मोहन यादव स्वयं संभाल रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 18 कैबिनेट मंत्री भी हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है 2024 प्रीलिम्स और आगामी व्यापम की वैकेंसीज के लिए। ठीक है, इसमें से कैलाश विजयवर्गीय, ठीक है, इनके पास है बेटा नगरीय विकास एवं आवास। ठीक है, दूसरे हैं बेटा कुंवर विजय शाह, इनके पास है जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन भोपाल गैस त्रासदी व राहत एवं पुनर्वास। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रहलाद पटेल, इनके पास है पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम विभाग। नेक्स्ट है बेटा श्री राकेश सिंह, और राकेश सिंह के पास है बेटा लोक निर्माण विभाग। ठीक है, करण सिंह वर्मा, इनके पास है बेटा राजस्व विभाग। उदय प्रताप सिंह, उदय, इनके पास है परिवहन और स्कूली शिक्षा। ठीक है, श्रीमती संपतिया उइके, ठीक है, इनके पास है बेटा लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी। तुलसीराम सिलावट, ठीक है, इनके पास है जल संसाधन विभाग। ऐदल सिंह कंशाना, ठीक है, इनके पास है बेटा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सुश्री निर्मला भूरिया, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग, किसके पास है बेटा? सुश्री निर्मला भूरिया। इसके बाद है हमारे गोविंद सिंह राजपूत, ठीक है,
गोविंद सिंह राजपूत के पास कौन सा विभाग है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ठीक है। नेक्स्ट है श्री विश्वास सारंग। विश्वास सारंग के पास है बेटा खेल, युवा कल्याण और सहकारिता विभाग। ठीक है। नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग। ठीक है। इसके बाद है श्री नागर सिंह चौहान वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। ठीक है। टोटल कितने हैं ये? 18। नेक्स्ट है श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके पास है बेटा ऊर्जा विभाग। राकेश शुक्ला नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, सोलर रिलेटेड या जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका एक अलग विभाग है जिसको होल्ड कर रहे हैं अभी कौन? राकेश शुक्ला। फिर है बेटा चैतन्य कश्यप। ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। ये पूरे किसके पास है? श्री चैतन्य कश्यप के पास। ठीक है। फिर इंदर सिंह परमार। ठीक है। उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार। ठीक है। तो आपका जो मुद्दा है वो किसके पास है? श्री इंदर सिंह परमार, क्योंकि रोजगार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो होल्ड कर रहे हैं कौन? श्री इंदर सिंह परमार। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? तो देखो बेटा, उच्च शिक्षा, आयुष, वो आयुर्वेद वाला जो विभाग है। ठीक है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, ये पूरा किसके पास है? श्री इंदर सिंह परमार के पास। ठीक है। अब ये तो हो गए थे 18 कैबिनेट मंत्री। अब उन 18 कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त बेटा 4 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री ये मुख्यमंत्री के एकदम खास होते हैं और मुख्यमंत्री सभी प्रकार की योजनाओं का परामर्श किससे करेंगे? कैबिनेट मंत्री से। कैबिनेट मंत्री जब कहना चाहिए कि योजना निर्माण में व्यस्त होते हैं तब उनके विभाग का संचालन राज्य मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो 4 राज्य मंत्री कौन कौन से हैं बेटा? श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके पास है बेटा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है। श्रीमती प्रतिमा बागरी, नगरीय विकास एवं आवास। ठीक है। जो एक्चुअल में किसके पास है? कैलाश विजयवर्गीय के पास, लेकिन वो तो कैबिनेट मंत्री हो गए। और कैबिनेट मंत्री यदि मुख्यमंत्री के साथ योजना निर्माण में व्यस्त है तो ये ऐसे विभाग होते जिनको खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनको ऐसे विभागों में अलग से राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। फिर अहिरवार दिलीप, इनके पास है वन एवं पर्यावरण विभाग। फिर है श्रीमती राधा सिंह, इनके पास है बेटा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। जो प्रहलाद पटेल जी के पास है उसी विभाग की ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है। तो 18 कैबिनेट मंत्री, 4 हो गए राज्य मंत्री, और बेटा 6 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है। अर्थात जब ये राज्य मंत्री भी मान लो कहीं व्यस्त हो गए तो उनकी स्थान पर इनको भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। ठीक है। और ये कहना चाहिए तीसरी बाउंड्री बनाते हैं हमारी कैबिनेट की। ठीक है। श्रीमती कृष्णा गौर, इनके पास है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण। यूनिट 10 में हमने पढ़ा था ना, घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियां। ठीक है। वो विभाग किसके पास है? श्रीमती कृष्णा गौर के पास। ठीक है। फिर है बेटा धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, इनके पास है बेटा संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व। ठीक है। फिर है बेटा श्री दिलीप जायसवाल, इनके पास है कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। फिर है बेटा गौतम टिटवाल, इनके पास है तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार। जो इंदर सिंह परमार के पास था, ठीक है, उसी विभाग के राज्य मंत्री हैं कौन? गौतम टिटवाल। फिर है बेटा लखन पटेल, पशुपालन और डेयरी, इनके पास है। ठीक है। फिर है बेटा नारायण सिंह पवार, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास। ठीक है। तो 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री हैं, लेकिन कैसे? स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है।
फिर बेटा ये सूची है प्रदेश के मुख्यमंत्री की, कि कैसे कहना चाहिए कि जैसे अपन ने पढ़ा ना, डॉक्टर मोहन यादव कार्यकाल के अनुसार प्रदेश के 33वें, लेकिन व्यक्तित्व के अनुसार 19वें मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे हुए? तो हमारे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक। ठीक है। और फिर लगातार जो है मुख्यमंत्री आए, सरकारें आई, ठीक है, बहुमत ना होने के कारण या बहुमत वापस ले लेने के कारण गिर गई। ठीक है। लेकिन सबसे लंबी सरकार टिकी किसकी? शिवराज सिंह चौहान, हमारे मामा जी की। ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है। तो इनको जो है एक बार आप ध्यान पूर्वक रीड कर लेना। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर मोहन यादव किस प्रकार से प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं। फिर हमारे यहाँ एक लगातार सीरीज भी चली है प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की। ठीक है। जैसे अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन से? जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। इसके पहले भी हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसे वर्ष 1967 की बात करें तो 1967 में श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, और उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन? श्री जीएन सिंह। ठीक है। इसको यहां पे से आप देख लो, 1967 की बात है। ठीक है। गोविंद नारायण सिंह कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री थे, और इनके टेन्योर में कहना चाहिए श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। फिर 1980 की बात करें हम, 1980 में भी हमारे यहाँ एक उप मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश में, कौन? श्री शिवभानु सोलंकी। ठीक है। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री के पद पर थे कौन? श्री अर्जुन सिंह। ठीक है। ऐसे ही वर्ष 1993 में श्री सुभाष यादव उप मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री के पद पर थे कौन? दिग्विजय सिंह। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही 1993 में सुभाष यादव के ही साथ श्री प्यारेलाल कंवर भी किस पद पर थे? उप मुख्यमंत्री के, और दिग्विजय सिंह क्या थे? मुख्यमंत्री। 1998 में श्रीमती जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुई थी, और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? श्री दिग्विजय सिंह। ठीक है। और उसके बाद वर्ष 2023 में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में हमने अभी हाल ही में पढ़ा है 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कौन? श्री जगदीश देवड़ा, कहां की सीट से? मल्हारगढ़ मंदसौर। और श्री राजेंद्र शुक्ल कहां की? रीवा की। और मुख्यमंत्री हैं कौन? डॉक्टर मोहन यादव। क्लियर है इतना? अब विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो अभी अपन ने पढ़ा 19वें विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना जिले की गंदवानी सीट के दिवनी, गंदवानी धार। ठीक है। और कौन? उमंग सिंघार। ठीक है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है। और ये कहां से हैं? दिमनी से। ठीक है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। और श्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्री ईश्वरदास रोहाणी एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। क्या नाम है उनका? ईश्वरदास रोहाणी। 15वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम थे इसके पहले। ठीक है। पंडित कुंजीलाल दुबे सर्वाधिक लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे थे। क्या बोला जाता कुंजीलाल दुबे को? मध्य प्रदेश का विधि पुरुष के उपनाम से जाने जाते हैं बेटा कौन? पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा प्रोटेम स्पीकर की। तो अभी बताया आपको प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब तक कि अध्यक्ष नहीं चुना जाता, ठीक है, तो मीनवाइल कुछ समय के लिए वह व्यक्ति अध्यक्षता करता है जब तक कि नया अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं कर लेता।
तो इस 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे बेटा? गोपाल भार्गव। अगर हम बात करें, श्री काशी प्रसाद पांडे प्रथम विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर थे। मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा स्थापित हुई थी उसके लिए प्रोटेम स्पीकर थे कौन? काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर रहे गोपाल भार्गव। श्री काशी प्रसाद पांडे को सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, श्री अर्जुन सिंह ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे जो बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, अर्जुन सिंह के कार्यकाल में ही तो हुआ था क्या? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, श्रीमती जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर रही। तो प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी थी कौन? जमुना देवी। हाँ, नेता प्रतिपक्ष भी थी कौन? जमुना देवी। श्री रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। किसका? रामेश्वर शर्मा का। तो ये फैक्ट्स बेटा आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अब नेता प्रतिपक्ष की बेटा यदि हम बात करें तो अभी कौन है? उमंग सिंघार, धार जिले की गंदवानी सीट से। ठीक है, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष थे श्री विश्वासनाथ यादव राव तामस्कर और वर्तमान में है उमंग सिंघार। तो श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? वीरेंद्र कुमार सकलेचा 3 पदों पर रहे, साथ साथ में नहीं, मतलब ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इन 3 महत्वपूर्ण पदों को धारण किया है। कौन कौन से? नेता प्रतिपक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। श्रीमती जमुना देवी प्रदेश की एकमात्र ऐसी महिला नेता थी जिन्हें नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 15वीं विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह से पूर्व श्री कमलनाथ व गोपाल भार्गव भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अब ये बेटा लिस्ट है प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्रियों की जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रहे हैं। ठीक है, जैसे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री श्यामाचरण शुक्ल, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, कैलाश जोशी, श्री अर्जुन सिंह, श्री सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर और कमलनाथ। ये आप लोगों को याद रखना है, ये प्रदेश के ऐसे नेता प्रतिपक्ष थे जो बाद में जाकर मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने धारण किया था। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें हैं बेटा, ये अपन को याद रखना है। श्री कैलाशनाथ काटजू उड़ीसा और बंगाल राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। श्री गोविंद नारायण सिंह प्रदेश की पहली संविद सरकार के मुख्यमंत्री। संविद सरकार मतलब जो गठबंधन के तौर पर सरकार बनी है। ठीक है, श्री नरेश चंद्र सिंह प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी रहे हैं। ठीक है, हाँ, पूर्णतः गैर कांग्रेसी। हाँ, भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। आप पंजाब राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। कौन? अर्जुन सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा रहे हैं। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री भी थे और कहना चाहिए बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे। श्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। मतलब जब छत्तीसगढ़ बना तो मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। क्लियर है? अब ये जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव 2023, इन चुनावों के साथ साथ
4 अन्य राज्यों की विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए थे, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए, कब? 17 नवंबर 2023 को। अगर हम बात करें बेटा राजस्थान की, तो राजस्थान में 200 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए 25 नवंबर 2023 को। अगर हम बात करें बेटा तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 119 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए, कब? 30 नवंबर 2023 को। मिजोरम में 40 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए 7 नवंबर 2023 को। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए 7 नवंबर और 17 नवंबर, 2 टेन्योर में। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम मतदान दिनांक 23 नवंबर 2023 तय किया गया था, जिसे परिवर्तित करके 25 नवंबर कर दिया गया। ठीक है। वो एक कहना चाहिए जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट था, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। पर्चा नहीं भरा था, सीट वैकेंट थी, इस कारण से कहना चाहिए कि हाँ, इस कारण से डेट जो है आगे बढ़ाई गई थी। ठीक है। अब जब ये चुनाव संपन्न हुए थे, तब निर्वाचन अधिकारियों के पद पर कौन कौन था? ठीक है। तो श्री राजीव कुमार, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है। दिसंबर में जब ये चुनाव संपन्न हुए थे, नवंबर दिसंबर के टाइम पर। ठीक है। उसके बाद श्री रघुवीर संधू, ये निर्वाचन आयुक्त, और श्री ज्ञानेश कुमार, ये भी निर्वाचन आयुक्त थे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। श्री अनूप चंद पांडे के सेवानिवृत्त एवं श्री अरुण गोयल के त्यागपत्र देने के उपरांत श्री रघुवीर संधू के साथ श्री ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयोग के पद पर की गई है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। चुनाव के जस्ट पहले 2 लोगों ने त्यागपत्र, एक का कहना चाहिए टेन्योर पूरा हो गया था, एक ने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके स्थान पर इन लोगों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो श्री अनूप चंद पांडे, ठीक है, और श्री अरुण गोयल, ठीक है, इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयुक्त थे कौन? अनूप चंद पांडे और श्री अरुण गोयल। इनके त्यागपत्र के बाद नियुक्ति हुई किसकी? श्री सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार की। ठीक है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ये तो बेटा अपन ने बात कर ली भारत की, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि इस समय मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयुक्त तो कौन था, तो इस समय मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त थे श्री अनुपम राजन। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे कौन? श्री अनुपम राजन। ठीक है। विधानसभा चुनावों के टाइम पर। ठीक है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता 9 अक्टूबर 2023 को लागू हुई थी तथा 4 दिसंबर 2023 को आचार संहिता की समाप्ति हुई। लागू कब हुई बेटा? 9 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को इसकी समाप्ति हुई। मध्य प्रदेश व अन्य राज्य की विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, जिसमें से 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 35 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अच्छा सॉरी, 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर 2023 को हुआ। ठीक है, अब भी जस्ट पढ़ा है आपने, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर 2023 को हुई। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हुई थी। मतलब जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट थे ना, जो लोग चुनाव में खड़े हुए थे, और नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 थी। लेकिन अगर कुछ सुधार करना है तो वो सुधार करवाया जा सकता था 2 नवंबर 2023 के। सामान्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरते समय जमानत राशि 10,000, जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 10,000, जबकि एससी या एसटी वर्ग के लिए 5,000 रुपए थी।
ठीक है। मध्य प्रदेश में चुनाव में शिकायत के निवारण के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग किया गया था। यदि निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी आपको शिकायत है या कहीं पर पैसा चल रहा है तो उसके लिए एक ऐप बनाई थी सरकार ने, कौन सी? सी विजिल ऐप। ठीक है। चुनावों में अभ्यर्थियों के नामांकनों की समीक्षा के लिए सुविधा कैंडिडेट ऐप का उपयोग किया गया। क्लियर है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं तक आसान पहुंच के लिए सक्षम ईसीआई ऐप का उपयोग किया गया। ठीक है। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वोटिंग के लिए तो सरकार उनके लिए अलग से प्रबंध करेगी, बस उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि सरकार ये समझ पाए कि इन लोगों की लोकेशंस कहां पर है, फिर इनके लिए अलग से प्रबंधन कराया जाएगा। टोल फ्री नंबर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम सुधरवाने, स्थान परिवर्तित होने या नाम हटाने के लिए अन्य सुविधाओं के लिए टोल फ्री नंबर क्या जारी किया गया? 1950। नो योर कैंडिडेट ऐप, वोट डालने के पहले अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद एक और ऐप थी वोटर टर्नआउट ऐप। मतदान वाले दिन प्राप्त कर सकते हैं मतदान प्रतिशत की जानकारी, कहां पर कितना मतदान प्रतिशत हुआ है उसकी जानकारी। पूर्व वर्तमान सांसद जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़े, आ रही है बात समझ में? सबसे पहले हम बात करें श्री नरेंद्र सिंह तोमर की। तो ये मुरैना संसदीय क्षेत्र से क्या थे? पहले सांसद। ठीक है। लेकिन अब भी पढ़ा है तुमने कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हो गए हैं। ठीक है। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? दिमनी, मुरैना। लेकिन इसके पहले इनका संसदीय क्षेत्र क्या था? मुरैना। फिर है बेटा रीति पाठक। ठीक है। ये कहां से? सीधी से विधायक थी, सीधी से सांसद थी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। कहां से? सीधी से। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये मंडला से क्या थे? सांसद, लेकिन विधानसभा चुनाव भी लड़ा, दुर्भाग्यवश हार गए थे। ठीक है। इनका निवास स्थान मंडला है और वहीं से इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। फिर प्रहलाद पटेल जी दमोह से सांसद थे। ठीक है। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ा कहां से? नरसिंहपुर से, और जीत गए। ठीक है। राकेश सिंह, ठीक है, जबलपुर से सांसद थे और जबलपुर पश्चिम से अब विधायक भी हो गए। ठीक है। राव उदय प्रताप सिंह, अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है। सांसद थे कहां से? नर्मदापुरम से, और गाडरवाड़ा से इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए। ठीक है। फिर गणेश सिंह सतना से सांसद थे, लेकिन सतना से ही इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा और ऑब्वियसली जीत गए। सबसे कम उम्र के विजय प्रत्याशी अभिजीत शाह हैं। ठीक है। हरदा की टिमरनी सीट से। ठीक है। हाँ, ऐसे 28-29 साल के हैं। सबसे अधिक उम्र के विजय प्रत्याशी श्री नागेंद्र सिंह है, रीवा जिले की गुड़ सीट से। हाँ। गोपाल भार्गव का रिकॉर्ड है सबसे अधिक बार विधायक रहने का, और कितनी बार? 9 बार। ठीक है। फिर सबसे अधिक मतों से जीते, 1,07,047 मतों से जीत हासिल करी किसने? श्री रमेश मेंदोला ने, इंदौर 2 से भाजपा से विधायक है। ठीक है। कितने मतांतरों से जीते? 1,07,047 मतों से वे विजयी हुए। ठीक है। और मात्र 28 मत से जीते हैं कौन? अरुण भीमावत, ये शाजापुर सीट से भाजपा के विधायक हैं। मात्र कितने मतों से? 28। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वोट करने जरूर जाओ। ठीक है। अब 16वीं विधानसभा चुनाव जीतने वाली महिला प्रत्याशी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 27 है। इनमें से 21 भारतीय जनता पार्टी से हैं और 6 कांग्रेस से। तो टोटल महिला विधायक कितनी है? 27। ठीक है। अब श्रीमती सरला रावत कहां से? सबलगढ़। प्रियंका मीणा पैंची चाचौड़ा।
ठीक है, निर्मला सप्रे बीना से, चंदा सिंह गौड़ खड़गपुर, ललिता यादव छतरपुर, रामसिया भारती बड़ा मलहरा, श्रीमती उमा देवी खटीक हटा से, ये अपना ही बैंड है पूरा, ठीक है, प्रतिमा बागड़ी सतना, रीति पाठक सीधी, राधा सिंह चितरंगी से, मनीषा सिंह जयसिंह नगर, मीना सिंह मानपुर से, संपतिया उइके मंडला से, अनुभा मुंजारे बालाघाट, गंगा उइके घोड़ा डोंगरी बैतूल, कृष्णा गौर भोपाल गोविंदपुरा से, गायत्री राजे पवार देवास से, कंचन तन्वे खंडवा, छाया मोरे पंधाना, मंजू दादू नेपानगर, अर्चना चिटनिस बुरहानपुर, श्रीमती झूमा सोलंकी भीकनगांव, सेना पटेल जोबट, निर्मला सिंह भूरिया पेटलाबाद, नीना वर्मा धार से, मालिनी गौड़ इंदौर 4, उषा ठाकुर अंबेडकर नगर मतलब महू से, ठीक है। अब भैया इसके पहले चुनाव कब हुए थे? 2018 में। 2018 में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सीट प्राप्त हुई थी कितनी? 109, ठीक है। उपचुनाव के बाद 127, क्योंकि इस समय सरकार किसकी बनी थी? कमलनाथ की। फिर उपचुनाव भी हुए थे, कोरोना काल याद करो आप लोग, ठीक है। 127 हो गई थी, लेकिन अभी कितनी सीटें मिल गई है बीजेपी को? 163। फिर कांग्रेस की हम बात करें तो पहले 114 थी, अब कितनी हो गई? 66। बहुजन समाज पार्टी की तो पहले 2 सीटें थी, लेकिन अब तो सीट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की पहले 1 सीट थी मध्य प्रदेश में और अब तो वो भी नहीं है, ठीक है। निर्दलीय कैंडिडेट पहले 4 थे, अब तो वो भी नहीं है, ठीक है। भारतीय आदिवासी पार्टी की बस 1 सीट है, ठीक है। तो इतना जो है बेटा आप लोगों को अच्छे से याद करना है।